हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। हम कर रहे थे अपनी क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 जिसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम करेंगे इसका 4th और आखिरी पार्ट। बच्चों 3 पार्ट्स के अंदर हमने अपने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया और आखिरी पार्ट में जोन से टॉपिक हम करेंगे वो मैं पहले ही बता देता हूं। सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है ग्लोबल एंटरप्राइजेस और इसके नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है जॉइंट वेंचर्स। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों शुरू करते हैं इसके पहले टॉपिक से जो कि है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो बच्चों ग्लोबल एंटरप्राइजेस होता है क्या है? तो अगर आसान शब्दों में बताऊं ना, ग्लोबल एंटरप्राइजेस ऐसी एंटरप्राइजेस या कंपनीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक से ज्यादा कंट्री के अंदर काम करती हैं। और इनकी खास बात क्या होती है कि इनके पास इतना पैसा होता है, इतना ज्यादा रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट्स पे, इतना ज्यादा मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं कि अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ एक कंपनीज ले लो, फॉर एग्जाम्पल एप्पल ले लो, कोक ले लो, कोका कोला या और पेप्सी, कोई भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी ले लो, इनका बजट कई बार इतना ज्यादा होता है कि कुछ कंट्रीज की जीडीपी भी नहीं होती उतनी बड़ी। तो आज अपन इसको रीड करते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है ग्लोबल एंटरप्राइजेस आर आल्सो कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यानी इनको एमएनसी के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है ओवर द पास्ट 2 decades एमएनसी हैव बिकम प्रोमिनेंट प्लेयर्स इन द इंडियन इकोनॉमी, यानी पिछले 20 सालों में देखा गया है कि काफी सारी एमएनसीज हमारे इंडियन मार्केट के अंदर आ रही हैं। आगे कह रहा है दीज आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, ये काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास क्या होता है, दे ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज, एक से ज्यादा कंट्री में काम करती हैं। दे हैव एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बड़ी गजब की होती है इनके पास। आगे दे यूज स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग बहुत तगड़े तरीके से करती हैं। एंड दे सेल अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी एक या 2 प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होती है, काफी सारे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, काफी सारा मार्केटिंग पे पैसा लगाते हैं और काफी सारी कंट्रीज में दबदबा रखते हैं अपना। आगे बच्चों अगर अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ग्लोबल एंटरप्राइजेस की, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट दे एक्सटेंड बोथ इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस इंटरनेशनली। इसका मतलब यह है कि ये चीजों का इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी एक से ज्यादा कंट्री में लेके जाते हैं और मार्केटिंग भी इनकी एक से ज्यादा कंट्री में होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इनका माल जो बनता है ना वो एक काफी सारी कंट्रीज में बनता है और अगर इसका मार्केटिंग जो होती है, मार्केटिंग भी काफी सारी कंट्रीज में होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो इसका इंडस्ट्रियल काम है, जो मैन्युफैक्चरिंग काम है, वो एक सिंगल पॉइंट पे नहीं होता, काफी फैला काम होता है इनका। आगे कह रहे हैं सेकंड पॉइंट में इट एम्स टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस अक्रॉस कंट्रीज, यानी ये काफी सारी ब्रांचेस खोलता है अलग अलग कंट्री के अंदर। पॉइंट नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है दे डू नॉट डिपेंड ऑन 1 और 2 प्रोडक्ट्स, एक या 2 प्रोडक्ट्स में काम नहीं करते, काफी अच्छा पोर्टफोलियो इनका होता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बात कर लो, कोका कोला की, इतने सारे फ्लेवर, इतने सारे जूसेस, इनका वाटर, इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके पास कि आप पूछो ही मत। आगे कह रहा है पॉइंट नंबर 4 में दे फोकस ऑन डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस फॉर बेटर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, यानी ये डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस में काम करते हैं, यानी काफी फैला हुआ काम होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल लाइन ऑफ चीज को नहीं बेचते ये। अब देखो होता क्या है, अगर मान लो कोई सी कंपनी है वो बिस्किट भी बेच रही है, वो कोल्ड ड्रिंक भी बेच रही है, कह सकते हो वो वेफर्स भी बेच रही है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर बिस्किट ना भी बिका तो वेफर बिक जाएगा, वेफर ना बिका तो जूस बिक जाएगा, जूस ना बिका तो कोल्ड ड्रिंक बिक जाएगी। तो इससे क्या होता है, ये काफी डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस करते हैं तो इनका रिस्क काफी कम हो जाता है। अब बच्चों आगे इसके फीचर्स हम रीड करते हैं। सबसे पहला इसका फीचर है दे हैव ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, यानी पैसा भयंकर होता है इनके पास। तो यही कह रहे हैं कि दीज एमएनसीज पोजेस लार्ज फाइनेंशियल रिजर्व, खूब तगड़ा पैसा होता है इनके पास। दे आर एबल टू रेज फंड्स थ्रू, काफी जगहों से पैसा भी उठाते हैं, जैसे इक्विटी शेयर से उठा लिया, डिबेंचर्स से उठा लिया या फिर लोन ले लिया बैंकों से, अलग अलग जगहों से पैसा उठाते हैं। देयर हाई क्रेडिट वर्दीनेस अट्रैक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम होस्ट कंट्रीज, यानी इनके पास क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा अच्छी होती है, यानी ये पैसा आमतौर पर देखा गया कि वापस लौटा देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जिस कंट्री में भी ये जाना चाहते हैं ना, वहां के इन्वेस्टर भी इनमें इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाते हैं, तो इनके पास पैसे की कमी नहीं आती। आगे नेक्स्ट फीचर है बच्चों, ये लिखा हुआ है फॉरेन कोलैबोरेशन। नेक्स्ट फीचर फॉरेन कोलैबोरेशन के अंदर ये बोलेगा कि कोई बाहर से जो कंपनी आती है या एंटरप्राइज आती है ना, वो अलग अलग लोगों के साथ कोलैबोरेट करती है। वो किसी से टेक्नोलॉजी मांगती है, किसी से प्रोडक्शन प्रोसेस में कोलैबोरेट करती है, किसी को कहते हैं कि आप हमारा ब्रांड नेम यूज कर लो या फिर हम आपका ब्रांड नेम यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा एक कंपनी है शीन के नाम की। शीन कंपनी क्या हो रही है, शीन कंपनी रहेगी चाइना में, वो सिर्फ अपना ब्रांड दे रही है, किसको, रिलायंस को ब्रांड दे रही है कि रिलायंस आप हमारा ब्रांड ले लो, मैन्युफैक्चरिंग आप इंडिया में करना, बेचना भी आप इंडिया में, सिर्फ हमारा ब्रांड नेम आप यूज कर लो। उसी तरीके से अगर अपन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काफी सारे जो एयरक्राफ्ट बनते हैं ना बच्चों, उनके अंदर क्या डील होती है कि हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे, आप अपनी कंट्री में हमारे प्लेन्स को मैन्युफैक्चर करना, लेकिन नाम और टैग हमारा रहेगा, प्रॉफिट हमारा आएगा।
ठीक है। तो बच्चों ये इस तरीके से कोलैबोरेट करके अपना काफी बड़ा एम्पायर बनाते हैं। आगे ये कह रहा है कि कोलैबोरेशन ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, हो चाहे तो ये पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन कर लें, या फिर चाहे तो ये प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर लें। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि वो किस डायरेक्शन में ग्रो करना चाह रहे हैं। तो आगे ये कह रहा है इनके एग्रीमेंट्स भी काफी तगड़े होते हैं, काफी सारे क्लॉजेस लिखे होते हैं, काफी सारी चीजें लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल प्राइसिंग पे इन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिखा होता है कि इसका प्राइस क्या सेट करेंगे। अब आप सोच के देखो, फॉर एग्जांपल मैं अपने वापस एग्जांपल पे आ रहा हूं कि रिलायंस अगर मान लो शीन को इंडिया में ला रहा है, अभी इनकी बातचीत चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ थोड़ा, ठीक है। शीन अगर इंडिया में आ जाता है, पर शीन की पता है बच्चों ग्लोबली इमेज क्या है? ग्लोबली शीन की इमेज है कि ये सस्ता प्रोडक्ट निकालता है और काफी सारी वैरायटी होती है। तो जब शीन अपना ब्रांड नेम देगा ना रिलायंस को, तो रिलायंस से पहले ही एग्रीमेंट कर लेगा कि भाई साहब रेट की बात अभी एग्रीमेंट में कर लो, आप अपनी मन मर्जी से इंडिया के अंदर रेट नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि हमारा नाम ही इस चीज पे चलता है कि हमारा बड़ा सही प्राइस होता है। तो यानी इनके एग्रीमेंट में काफी डिटेल में बातें करी होती हैं कि क्या प्राइस रहेगा, किस तरीके से डिविडेंड रहेगा, पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फॉरेन स्टाफ यानी अगर मान लो कोई यूएसए की कंपनी है या कोई चाइना की कंपनी है, तो उसका कौन सा स्टाफ इंडिया के अंदर बैठ के काम करेगा। तो इस तरीके से इनकी पूरी बातचीत होगी रहती है। अगले फीचर की बात करें तो बच्चों अगला फीचर है दे यूज एडवांस टेक्नोलॉजी। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया होती है, एकदम लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे इनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं तो इनका डोमिनेंस रहता है मार्केट के अंदर। तो ये यही बोल रहा है एमएनसीज यूज टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर प्रोडक्ट मेथड, एकदम बेस्ट प्रोडक्शन का मेथड यूज करते हैं, कंफर्म टू इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसकी बेस्ट क्वालिटी होती है, इंटरनेशनल क्वालिटी होती है। आगे बोल रहे दे कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इन होस्ट कंट्रीज। तो इसलिए क्या होता है, जिस भी कंट्री में जाके अपना प्रोडक्शन शुरू करते हैं ना, उस कंट्री की भी तरक्की होना शुरू हो जाती है। आगे कह रहे हैं दिस लीड्स टू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशंस। तो यानी इस तरीके से क्या होता है, रिसोर्सेज ढंग से यूज होते हैं और काफी नई नई तरीके की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी नई कंट्री जो होस्ट कंट्री है उसके पास आती है। ठीक है, अगला फीचर हम कर रहे हैं बच्चों जो कि है प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन के अंदर ये बोल रहे हैं कि काफी भयंकर रिसर्च करते हैं, और इस रिसर्च के कारण क्या होता है, इनके नए नए डिजाइन, नए नए प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, अब आप इसको रीड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं एमएनसीज इन्वेस्ट हेवीली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनके रिसर्च का एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है जिसमें भयंकर करोड़ों के अंदर रुपया खर्च हो रहा होता है। आगे ही कहता है कि इससे क्या होता है, नए नए प्रोडक्ट निकलते हैं और नए नए डिजाइन निकल के आते हैं प्रोडक्ट के। सो आर&डी रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आर&डी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, विच ओनली ग्लोबल एंटरप्राइजेस कैन अफोर्ड। तो यानी सिर्फ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ये काम करके सकती है। अगला फीचर कौन सा है बच्चों, वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में ये बोलता है कि इतनी जबरदस्त मार्केटिंग करते हैं ना कि आपके इसका कोई तोड़ ही नहीं है। भयंकर रूप से मार्केटिंग करते हैं और एकदम से जिस कंट्री के अंदर जाके एंट्री लेते हैं ना, कब्जा कर लेते हैं उसके मार्केट पे। तो यही कह रहे हैं कि ग्लोबल कंपनीज हैव हाईली इफेक्टिव एंड एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। आपको याद हो, पर जिस टाइम मैगी इंडिया में आई थी ना, इनका प्रोडक्ट चला नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, हर स्कूल के अंदर रिसेस टाइम में फ्री में मैगी बांटी थी, बना बना के साथ में। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि ये तो मैगी तो नेस्ले की रहेगी, ग्लोबल एंटरप्राइज रहेगी, कोई इंडिया की बनी हुई कंपनी क्या ऐसा काम कर सकती थी? हर स्कूल में रिसेस के अंदर हर बच्चे को मैगी खिलाई थी इन्होंने। तो आगे ये क्या बोल रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इनकी स्ट्रेंथ होती है कि ये अप टू डेट रहते हैं मार्केट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और इनके बहुत ही भयंकर एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन के टेक्निक्स होते हैं, ये साइकोलॉजी पे काम करते हैं। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में बताया कि जहाँ पे जो मैकडॉनल्ड्स में आपने देखा होगा एंट्री करते एक स्क्रीन आती है जिससे अपन ऑर्डर करते हैं मैकडॉनल्ड्स में, उस स्क्रीन को डेवलप करने में 16,000 करोड़ रुपया, यानी यूं कह लो $2 बिलियन रुपया तो उस अकेली स्क्रीन को डेवलप करने में लगा दिया। क्योंकि इन्होंने उस स्क्रीन से क्या चाहा, आप स्क्रीन के सामने गए, आपने सोचा मैं आलू टिक्की बर्गर खाऊंगा, आपने मैक आलू टिक्की बर्गर ऐड किया, इतने में नीचे में बोल देता है फ्राइज ले लो थोड़ी सी। जैसे आपने फ्राइज का सोचा, यार फ्राइज में क्या ही पड़ा है, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि अगर आप फ्राइज ऐड करते तो कोक फ्री मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है, आप खाने तो गए थे मैक आलू टिक्की बर्गर और खरीद के आगे 4-5 एक्स्ट्रा चीजें। तो इस साइकोलॉजी से काम करता है। इतनी भयंकर टेक्निक किसी ने नहीं सोची थी, और जिस टाइम मैकडॉनल्ड्स ने ऐसा किया उसके बाद में बर्गर किंग वगैरह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको कॉपी करना शुरू किया। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि इनका मार्केटिंग का जो एजेंडा और जो टेक्निक्स होती है ना, वो आज तक देखी भी नहीं गई होती। भयंकर साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, भयंकर पैसा लगाते हैं और खूब पैसा कमा कर भी जाते हैं। आगे कह रहे हैं अगला फीचर है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी का मतलब यह है कि ये अपने होम कंट्री से बाहर निकल के अलग अलग कंट्रीज में जाके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस एक्सटेंड बियॉन्ड होम कंट्री बॉर्डर्स। इनका ऑपरेशंस घर से बाहर निकल के अलग अलग कंट्रीज में जाता है। आगे कह रहे हैं दिस एस्टैब्लिशेस ग्लोबल ब्रांड प्रेजेंस। इस वजह से क्या होता है,
ब्रांड ग्लोबली पहचानी जाती है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर कोका कोला सिर्फ यूएसए के अंदर काम कर रहा होता और इंडिया में काम ना कर रहा होता, उसके इतना दबदबा होता क्या? नहीं होता। तो कोका कोला ने बोला कि भाई साहब हम यूएसए में तो बेचेंगे बेचेंगे, इंडिया में बेचेंगे, नेपाल में बेचेंगे, चाइना में बेचेंगे, श्रीलंका में बेचेंगे, हर कहीं पे बेचेंगे। पाकिस्तान ले लो, पाकिस्तान में कुछ बिक रहा हो या ना बिक रहा हो, पर कोका कोला पेप्सी फुल बिक रही है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये अपना क्या करते हैं, अपना दायरा बढ़ाते हैं। यूएसए से बाहर निकल के इंडिया में आएंगे, फिर इंडिया को फोड़ेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जाएंगे, फिर नेपाल में जाएंगे, ऐसा करते हैं ये। तो आगे कह रहे हैं दे ऑपरेट थ्रू सब्सिडरीज, यानी एक या तो अपनी अंडर में एक कंपनी खोल लेते हैं, एक सिस्टर्स कंसर्न खोल लेते हैं, सब्सिडरी खोल लेते हैं, यानी ये मेन कंपनी होगी, इसके नीचे छोटी सी कंपनी खोल ली जिसको ओन कौन सी करती है, मेन कंपनी ही ओन करती है, इसको बोलते हैं सब्सिडरी। यानी ये वाली जो कंपनी है दिस इज द सब्सिडरी कंपनी, और ये वाली जो कंपनी है दिस इज द होल्डिंग कंपनी। तो यानी या तो ऐसा करते हैं या फिर ब्रांचेस खोल लेते हैं, या फिर ये क्या करते हैं एफिलिएट कर लेते हैं इन होस्ट कंट्रीज। यानी होस्ट कंट्री मान लो यूएसए से इंडिया में आना है, इंडिया की एक कंपनी से बातचीत करी, उसके साथ मिलकर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो इस तरीके से एफिलिएशन से भी ये काम करते हैं। अगला इसका फीचर क्या है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब यह है कि इनका मेन हेडक्वार्टर है वो तो होम कंट्री में रहेगा, यानी कोका कोला की बात कर लें तो यूएसए के अंदर ही रहेगा। आगे कह रहे हैं दे एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल सब्सिडरीज एंड ब्रांचेस अब्रॉड, यानी ये अपनी होम कंट्री से यूएसए में बैठ के पूरे ग्लोबल की सारी एंटरप्राइजेस पे अपनी पूरी नजर रखते हैं। आगे बोल रहे हैं द कंट्रोल इज यूजुअली लिमिटेड टू ब्रॉड पॉलिसी डिसीजन एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इसका मतलब ये है कि ये ना माइक्रो मैनेज नहीं करते, हाँ भाई आपका मैनेजर 7 बजे आना था 8 बजे क्यों आया, इतना बिल्कुल बारीकी में मैनेज नहीं करते। पर ये क्या करते हैं, ये ब्रॉडली पॉलिसीज बताते हैं कि भाई साहब हमें एक पिज्जा लॉन्च करने का है तो पॉलिसी बता दी सबको, ब्रॉड पॉलिसी बता दी। या फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कि भाई हमारा ना इस दिनों सेल्स कम जा रहा है, सेल्स बढ़ाने के लिए अपन ऐसा करते हैं 10% डिस्काउंट देते हैं ग्लोबली, सारे उनको बाय वन गेट वन पिज्जा देते हैं। ऐसे इनके जो प्लान्स होते हैं ब्रॉड प्लान्स होते हैं, बड़े बड़े प्लान्स बनाता है। बाद में फिर अपनी होस्ट कंट्रीज को बोल देता है आप इस प्लान को इंप्लीमेंट कर दो और हमें बताओ क्या रिपोर्ट है आपकी। आगे कह रहे हैं डे टू डे ऑपरेशंस आर टिपिकली मैनेज बाय लोकल मैनेजर्स, यानी जो अगर होस्ट कंट्री है, से फॉर एग्जांपल यूएसए से कोई कंपनी इंडिया में आई तो इंडिया की ब्रांच को वो लोकल मैनेजर ही मैनेज करेगा, पर मेजर जो पॉलिसी आएगी ना बच्चों, मेजर पॉलिसी यूएसए से ही आएगी। अब बच्चों अपन आ चुके हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे है जो है जॉइंट वेंचर्स। तो जॉइंट वेंचर्स के अंदर क्या होता है, जब एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन साथ में आके काम करती हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो जैसे आप ले लो अभी आपको हीरो होंडा क्या था, हीरो होंडा जॉइंट वेंचर था, और क्या था, एक हीरो कंपनी थी, एक होंडा कंपनी थी, साथ में जॉइंट वेंचर बनाया। और एग्जांपल दो मारुति सुजुकी क्या है, मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर है, एक कंपनी थी मारुति, दूसरी कंपनी थी सुजुकी, दोनों साथ में एक गाड़ियां लॉन्च कर दी, इसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो ये कह रहे हैं जॉइंट वेंचर अकर्स व्हेन 2 और मोर बिजनेस एग्री टू कोलैबोरेट, जब 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस साथ में आते हैं और वो कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी होते हैं। सारी कोलैबोरेशन किसके लिए होता है, कॉमन पर्पस के लिए होता है और एक दूसरे को फायदा पहुंचाया जाता है इससे। तो यानी इन दोनों ने सोचा, मारुति और सुजुकी ने सोचा कॉमन पर्पस क्या है हमारा, हम कार बनाएंगे और हमारे म्यूचुअल बेनिफिट क्या होगा, प्रॉफिट अच्छा होएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, पैसा कमाएंगे। तो यानी द बिजनेस इन्वॉल्व में भी प्राइवेट कंपनी भी कोलैबोरेट कर सकती है, गवर्नमेंट कंपनी भी कोलैबोरेट कर सकती है, फॉरेन फर्म्स भी साथ में आ सकते हैं, कोई भी साथ में आ सकता है। ठीक है, आगे हम करते हैं नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर। तो यानी जॉइंट वेंचर में क्या देखा गया, ये बोल रहे हैं डिफाइंड बाय जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। जॉइंट वेंचर के अंदर आती है ना जब कंपनीज बच्चों, तो एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बोला जाता है। विच मस्ट क्लियरली मेंशन, इसमें क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या रोल होगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, किसका क्या रोल होगा, किस किस तरीके से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और प्रॉफिट और रिस्क शेयरिंग कैसे होएगा। ठीक है, दिस अवॉइड्स कन्फ्लिक्ट्स, यानी इससे क्या होता है लड़ाइयां नहीं होती बाद में, तो और काफी अच्छे तरीके से काम चलता है। अब कौन कौन बंदा पार्टिसिपेंट हो सकता है, तो ये बोल रहे हैं डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिजनेस ऑफन एंटर इनटू जॉइंट वेंचर स्पेशली फॉर। तो ये कह रहा है ज्यादातर जॉइंट वेंचर देखे गए हैं कि एक तो होती है डोमेस्टिक कंपनी और दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। एग्जांपल ले लेते हैं, हीरो थी डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी थी होंडा। ठीक है, तो जनरली हमने देखा गया कि डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी साथ में आते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि इन दोनों का जॉइंट वेंचर ज्यादातर देखने को मिलता है। और इससे होता क्या है, नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करता है और नए नए मार्केट में एंट्री मिलती है। तो ये क्या कह रहे हैं, दोनों कंपनीज के जब रिसोर्स साथ में आते हैं, दोनों कंपनीज का संसाधन, दोनों कंपनीज का कैश साथ में आ गया, दोनों कंपनीज की टेक्नोलॉजी साथ में आ गई, दोनों कंपनीज का मैनेजमेंट साथ में आ गया, तो इससे क्या होता है, दोनों कंपनी बहुत ही पावरफुल बन जाती है। आगे कह रहे हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि रिस्क और रिवॉर्ड होता है। जो भी
रिस्क होएगा और जो भी प्रॉफिट आएगा दोनों में शेयर होता है। आगे ये कह रहा है इससे क्या होता है, स्ट्रैटेजिक अलायंस बनती है, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली अलायंस बनती है, जिससे क्या होता है एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ावा मिलता है। और इंडिया में जॉइंट वेंचर वही रूल्स करते हैं जो कि डोमेस्टिक कंपनीज, यानी इसका कोई ना एक स्पेशल लॉ नहीं बना हुआ, यानी जॉइंट वेंचर को गवर्न करने के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है, वही कानून है जो बाकी डोमेस्टिक कंपनीज पे लगता है, यानी कोई स्पेशल कानून नहीं बनाया। जैसे आप मानो कि कंपनीज एक्ट बना रखा है कंपनीज के लिए, या फिर पार्टनरशिप एक्ट बना रखा है पार्टनरशिप के लिए, तो सर क्या कोई जॉइंट वेंचर के लिए एक्ट बना रखा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो डोमेस्टिक कंपनीज पे लॉ लगते हैं वही सारे लॉ जॉइंट वेंचर पे लगते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 कवर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 शुरू। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में दे देना, चाहो तो मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू बैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।